नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा उपचुनाव की। हालांकि आप जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम शिवसेना के बागी हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है। जो उनकी सदस्यता जाने का खतरा था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है डिप्टी स्पीकर से, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पर सवाल खड़े किए थे क्योंकि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव कथित तौर पर दिया गया था जो एकनाथ शिंदे का गुट है। लेकिन चर्चा आज उपचुनाव की है। आप जानते हैं कि 3 लोकसभा सीटों के लिए और बाकी 7 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटें थी, जिनमें एक यादव परिवार से जुड़ी हुई आजमगढ़ थी और दूसरी रामपुर थी, जो दोनों समाजवादी पार्टी की थी, इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। एक आजम खान के इस्तीफे के बाद और दूसरी अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। तो दोनों पे ही बीजेपी ने कब्जा किया है। और एक तीसरी लोकसभा की सीट है पंजाब की, संगरूर, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। और अकाली दल अमृतसर के जो मुखिया हैं सिमरनजीत सिंह मान, पूर्व सांसद भी हैं और कथित तौर पर उनको एक्सट्रीमिस्ट भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा हुआ है। और क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से देखें या विपक्ष राजनीति के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति थी वो चारों खाने चित हो गई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो चित हो गई है। अगर विधानसभा वार देखें तो विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें जाहिर सी बात आप जानते हैं मोटे तौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता के साथ ही जाने का ट्रेंड रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बदस्तूर कायम है, लेकिन पंजाब में वो उल्टा साबित हुआ है। और त्रिपुरा की बात करें तो बाकी जो सीट थी झारखंड में एक सीट कांग्रेस की ही सीट पहले थी वो वापस मिल गई है। और दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी की जो एक सीट थी वो उनको वापस मिल गई है। उसके अलावा आंध्र की बात करें तो वो वाईएसआर जो कांग्रेस है वो उसको मिल गई है। और त्रिपुरा में 4 सीट थी जिसमें मुख्यमंत्री, चूंकि वहां जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ था तो उन समेत 3 कैंडिडेट जीत गए, लेकिन चौथा कैंडिडेट बीजेपी का हार गया है। वो जीत जो हासिल की है कांग्रेस ने हासिल की है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीलमटा सन्नाटा, जीरो थी, सिफर थी, लेकिन खाता उनका खुल गया है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिपुरा को भी 1.5 साल में चुनाव फिर वहां पर होने हैं। तो उस लिहाज से जो बीजेपी की हार है वो एक कह सकते हैं एक सीट की जो हार है तो वो थोड़ा बहुत उनके लिए चिंता का सबब होना चाहिए। लेकिन लोकसभा सीट के लिहाज से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी की हार हुई है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। एक तो ये कि सीधे तौर पे जो समाजवादी पार्टी की रणनीति थी क्या वो फेल हुई है, और जो उनका परंपरागत जो वोट बैंक है उसी को ध्यान में रखा गया था। एक मुस्लिम और एक यादव दोनों को उतारा गया था और यही दरअसल समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक है। दोनों रामपुर में और आजमगढ़ में, तो दोनों लेकिन बावजूद उसके चुनाव हार गए हैं। और सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं जो उनका नेतृत्व उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और एक दिलचस्प उसमें पहलू ये है कि अगर आजमगढ़ की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक तो मुस्लिम, चूंकि वो कैंडिडेट मुस्लिम थे तो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम है वो दरका है, उसके अलावा यादव जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है वो भी कहीं ना कहीं गया है। अगर नहीं जाता तो जाहिर सी बात है हार नहीं होती। तो ऐसे में सवाल यही है कि मायावती ने चुनाव हारकर भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हरा दिया है। और बात अगर दिल्ली की करें तो अगर आम आदमी पार्टी करें तो संगरूर में उसका ग्रो टूटा है। और बात त्रिपुरा की करें तो चोट बीजेपी को लगी है, लेकिन यूपी में उसने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा के लिए कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए एक बार नजर डाल दें। श्रीकांत सक्सेना जी हैं, बहुत सीनियर हैं। और हरिकेश सिंह राजपूत मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और थोड़ी देर में अनिल यादव जी भी, डॉक्टर यादव जुड़ेंगे। हरिकेश भाई, पहला टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये उपचुनाव है इसको अगर हम ओवरऑल देखें, अमूमन एक ट्रेंड रहता है कि जो भी बाई इलेक्शन होता है तो वो सत्ता के साथ ही जाता है, जाता रहा, हालांकि उसके एक्सेप्शन है। तो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा
कि जो नतीजे आए हैं, किस रूप में देखते हैं? जो उपचुनाव होते हैं ना राहुल, उसमें क्या होता है कि पब्लिक की जो धारणा होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती है, फीलिंग जो है वो चुनाव जैसी नहीं होती है। तो पहला तो ये एक उसमें इम्पैक्ट होता है। जो भी वोटिंग करने पहुंचता है उसके साथ ये खास बात होती है कि वो जो है बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रहा होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस उपचुनाव की बात करें तो इस पर सबसे ज्यादा निगाह योगी आदित्यनाथ और मोदी की खुद की लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जो खुद प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि ये लगातार बात उठ रही थी कि उन्हें प्रचार के लिए जाना चाहिए और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, वहां भी समस्या आई। अंदर खाने एक और बात जैसे आ रही है कि भाई 12 दिन पहले कैंडिडेट डिसाइड होता है, कैंडिडेट को डिसाइड पहले से कर लेना चाहिए था, उसके लिए जरूर लड़ना चाहिए था। आपकी छोड़ी हुई सीट थी, आपको खुद को उसको बचाना था। बचाने के लिए जो कवायद होती है, जो तैयारी होती है, उसमें आप कहीं दिक्कत कर गए। यानी कुल मिलाकर के आपकी प्रॉब्लम ये हुई कि आपने उस इलेक्शन को इतना सीरियस लिया ही नहीं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात हुई वो हुई सपा बसपा और बीजेपी के बीच का त्रिकोणीय मुकाबला। अब बात यह है कि एमवाई फैक्टर की अगर बात हम करें पूरे आजमगढ़ में, तो मुलायम और मुस्लिम और यादव जो बाहुल्य क्षेत्र है पूरा, उस क्षेत्र पर उस तरह के वोटिंग परसेंटेज गिरे ही नहीं जिस तरीके गिरने चाहिए थे। 48-49% का जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसमें बंटवारा हो गया मुसलमानों के वोटों का, खासकर गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव के बीच में। यादवों के वोटों में क्या हुआ कि भाई निरहुआ भी यादव हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा वोट उनके पक्ष में भी गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, उसी में जोड़ते जोड़ते अगर चलिए निरहुआ के पक्ष की बात करें तो यादव बाहुल्य क्षेत्रों से फॉरवर्ड जो लोग के क्लास के लोग थे, जिसमें ठाकुर पंडित और कायस्थ आते हैं, लगभग 3 लाख वोट होते हैं, उनकी बात करिए तो ये सारे वोट कमोवेश कहीं जाकर के उनको मिल जाते हैं निरहुआ को। सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें हमको दिखाई दी कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटिंग हुई वो हुई 9 लाख के आसपास की, और इसमें से 3 लाख से ऊपर वोट पा गए निरहुआ, जबकि पिछली बार जब हारे थे निरहुआ तब भी 3.5 लाख वोट पाए थे। यानी उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने वोट को मैनेज कर रखा था, और नहीं कर पाए तो अखिलेश यादव अपने वोट को मैनेज नहीं कर पाए, जो रफली 5.5 लाख से ऊपर का वोट था इनका, करीब करीब 6 लाख वोट पाए। अगर आप वापस 3 लाख वोट पाते हैं और 3 लाख वोट अपने खो देते हैं तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि जीतेंगे? और जीतने की अगर मनोदशा वैसी नहीं है कि आप फील्ड में जाकर के अपने सारे विधायकों को उतारिए। 10 विधानसभाओं पर कब्जा है आजमगढ़ की सपा का, और उनमें से 5 विधानसभाएं इस क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसमें सकड़ी खास है, खासकर माना जाता है, गोपालपुर है, महनाजपुर है, ये सारी विधानसभाएं हैं। तो यानी आपको मैनेज तो करना चाहिए था, आप नहीं मैनेज किए, ये गलती आपकी है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर निकाले जाएंगे, बहुत सारे कारण निकाले जाएंगे। उसमें एक कारण मेरी नजर में भी है कि जो घपलेबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी अंत में चलते चलते कि 4-6-10 हजार वोटों को इधर उधर कर देने में, वो भी काम हुआ है। यानी कुल मिला के गेम ये हुआ है कि जो 25-30 हजार वोट से जीत सकते थे धर्मेंद्र यादव, वो उल्टा पड़ गया और 8-9 हजार वोटों से ऑन पेपर हार गए। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ में बेसिकली, और इससे ज्यादा मैं कुछ देखता नहीं वहां। ठीक है श्रीकांत जी, हालांकि आपने बात की, जो बात का जो खेल होता है तो वो देखिए जिसकी भी सरकार होती है, आप भी जानते हैं कि सरकारी मशीनरी उसके लिए कहीं ना कहीं वो चूंकि तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी मशीनरी का मतलब है कि मशीन को चलाने वाले ऑफिसर्स होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत उपकृत होते हैं, तो अपना वो भी भूमिका या अपना धर्म वो निभाते हैं। तो पहले जिसकी सरकार रही है उन्होंने भी किया है, अब जिनकी सरकार है वो भी कर रहे हैं, तो वो एक चीज है। दूसरा आपने बात की परसेंटेज की, तो इसी परसेंटेज में से वोट समाजवादी पार्टी को मिला, उसी परसेंट में वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है, और उसी में से बीजेपी को मिला है। तो आई थिंक लेम एक्सक्यूज है, मैं कम से कम इस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी थोड़ा सा आपसे ना इत्तेफाकी है, जितने वोट पड़े उनमें से जीत और हार हुई है। खैर, लेकिन आपकी एक चीज को मैं सवाल के रूप में श्रीकांत जी के पास जा रहा हूँ। श्रीकांत जी, हरिकेश बोल रहे हैं कि चुनाव में प्रचार नहीं करने के, तो बिल्कुल सही बात है। तो चुनाव में प्रचार ना करने जाना चाहिए यादव का, क्या ये मान लेना था उनको, मालूम चुनाव में हार होगी, क्यों मैं अपने ऊपर ठप्पा लगाऊं? या फिर मुगालता इतना बड़ा था कि यादव लैंड में या हमारे अपने मतलब एक जो हमारा क्षेत्र परिषद या जो अपना है पारंपरिक क्षेत्र है, तो वहां से हम तो जीते जाएंगे? दो चीज है, दोनों में क्या नजर आती है? अखिलेश यादव को मुगालता था या फिर वह संभावित हार उनको समझ में आ गई थी?
राहुल जी, मैं हरिकेश सिंह जी ने बहुत डिटेल में सारा विवरण और जो उसका संख्यात्मक विश्लेषण करके रख दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि वही जो इकबाल बहुत पहले कह गए थे कि जमहूरियत को तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो संख्या महत्वपूर्ण है। ये हरिकेश सिंह जी ने भी कहा और बहुत सही कहा कि लगभग आधे मन से समाजवादी पार्टी लड़ रही थी प्रचार के लिए, ना जाना, तैयारियां वैसी ना करना, देर से प्रत्याशी की घोषणा करना। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तो शायद मैं कहूँगा कि बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा रहा होगा कि बीएसपी ने भी काफ़ी हद तक उन वोटों को डिवाइड करने में एक भूमिका निभाई। अभी जीत के आए हैं कुछ समय पहले ही, तो जीत के जोश में बीजेपी का भी वो होगा ही। राष्ट्रपति के चुनाव सर पर हैं, तो जाहिर है कि इसकी गंभीरता योगी जी भी समझ रहे थे और मोदी जी की भी नज़र इस पर लगी ही रही होगी। ये मुझे कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं लग रहा कि जो परिणाम आए, जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा था, तो उसमें कोई बहुत बड़ा उत्साह समाजवादी खेमे में था नहीं। ये तो वो दोनों जगह ऐसी थी। यहाँ से आजम खां का गढ़ था रामपुर, मेरी तो नैनिहाल है, मैं जानता हूँ, बहुत डिटेल में जानता हूँ तमाम लोगों को। और आजमगढ़ अपने आप में मुलायम सिंह जी के परिवार का बहुत बड़ा अड्डा रहा है, एक कहिए कि किला रहा है उनका। तो ये दोनों सीटें इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि वो आमतौर पे ये समाजवादी पार्टी के जेब में थी, ऐसा माना जाता रहा। और लेकिन जैसे वोट परसेंटेज था वही लगभग रहा जो पिछले चुनाव में रहा। अगर आप डिवाइड ना करें तो इसके परिणाम उलट हो सकते हैं। तो ये रहा। एक बात और थी कि रामपुर के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उसी दिन जिस दिन इलेक्शन हुए थे, हालांकि ये भी एक वो है कि उन पे बहुत सारी धांधली और लोगों को वोट ना दिए जाने की कुछ शिकायतें उन्होंने उस दिन भी की थी। ये एक वो है। लेकिन पंजाब का जो मामला है वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि वहाँ बाकी दोनों पार्टी, एसएडी की भी, श्रोमणी अकाली दल की भी, और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और ये अभी तो इन्होंने छोड़ी थी सीट भगवंत मान ने। तो वहाँ पर थोड़ा ये इस लिहाज से कि आगे वो जो सिंगर की डेथ हुई थी पिछले दिनों, मूसेवाला उनका बड़ा दाहिना हाथ, या उनके लिए प्रचार विचार करने के लिए जाने वाला था सिमरनजीत सिंह मान का तो आपको ध्यान होगा ही पहले से। जब पंजाब पे मैं चाहूंगा अकेला एक बार पूरा पंजाब का अलग से आऊंगा पूरा, क्योंकि पंजाब का बड़ा सेंसिटिव भी है। जो हुआ मुझे वो प्रत्याशित नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये बीजेपी की अच्छी रणनीति, तैयारी और मनोबल जो उनका हाल के विजय के बाद में बढ़ा हुआ है वो उसका परिणाम रहा। और ये जो आधे मन से लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, मुझे लगता है कि ये उनको भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा होगा जो परिणाम आए हैं उस वहां से। ठीक है, डॉक्टर यादव अनम्यूट कर लीजिए। जो जिज्ञासा थी मेरी अभी थोड़ी, शायद आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि एक सवाल मेरा सीधा जो था श्रीकांत जी से, वो थोड़ा उसका जवाब आया, बाकी जवाब हो सकता है मुझे आपसे मिल जाए। चुनाव प्रचार के लिए न जाना अखिलेश यादव का मुगालता था या संभावित हार को उन्होंने एहसास कर लिया था? सीधा सवाल। राहुल जी, मुझे तो ये लगता है कि वो मुगालता था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से अखिलेश जी उनको ये मान के चल रहे थे कि आजमगढ़ तो एक पुराना गढ़ है और वहां के लोग हमारे साथ हैं, हमसे प्यार करते हैं। और अब वो जब हार हो गई तो कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई इस बात को भी लेकर के ब्लेम कर रहा है कि अखिलेश वहां नहीं गए, ये भी एक कारण रहा। लेकिन हार के कई कारण हैं, जैसे मुझसे पूर्व हरिकेश जी ने, श्रीकांत जी ने भी बताया। एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। बीजेपी जो है वो चुनाव को जिस तरह से लड़ती है, अभी तक पिछले 70-80 साल का जो हमारा देश का इतिहास रहा है, इस तरह से चुनाव लड़ने वाली पार्टी कोई अभी तक आई नहीं। पहले हम कभी सुना करते थे कि वेस्ट बंगाल में सीपीएम लड़ती है इस तरह से, ठीक है, तो वो बूथ स्तर पे भी रखते हैं। शुरू में जब वोटर लिस्ट बनती है उसमें कांट छाट होती है। फिर चुनाव वाले दिन, अब जैसे मैं यही सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक 500 वोटर्स का पोलिंग बूथ था, उसमें सिर्फ एक वोट पड़ा है।
एक 900 वोटर्स का एक पोलिंग बूथ था, उसमें सिर्फ 5 वोट पड़े। तो पुलिस का भी धमकाना वगैरह रहा, लोगों को घर से निकलने नहीं दिए गए। लेकिन अब ये सब आरोप ही माने जाएंगे, इनको कोई नहीं लेगा। वो कहता ना कि सांप निकल गया तो लकीर पीटने का अब कोई फायदा नहीं है। और क्या कहते हैं कि विक्ट्री हैज मैनी फादर्स बट डिफीट इज ऑर्फन। जब कोई जीत जाता तो उसके कई बाप पैदा हो जाते हैं कि मैंने जिताया, मैंने जिताया। और जब हार हो जाती है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन राहुल जी, मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा। मेरे श्रीकांत जी हमसे काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और अपना हरिकेश जी बहुत जाने माने पत्रकार है, और आपसे मैं अपनी एक चिंता शेयर करना चाहता हूँ। मैं हो सकता है सही हूँ गलत हूँ। मुझे ये लग रहा है कि हमारे देश में इन 3 लोकसभा चुनावों को अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है जिसमें देश में, जिसको आप कहते हैं कम्युनलिज्म, जो फिरका परस्ती या क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिकता बढ़ती नजर आ रही है आजमगढ़ में। और इससे पहले बिहार के भी असेंबली के चुनाव हुए थे जिसमें ओवैसी ने काफी प्रचार किया। और एक चीज नजर आई थी बिहार में भी कि जो मुस्लिम है वो ये कहने लग गया है कि अब जो है मैं मेरा रिप्रेजेंटेटिव कोई मुस्लिम होगा जो मेरी बात को जोर शोर से रखता है। इससे पहले जो मुस्लिम थे कभी एचएन बहुगुणा को अपना नेता मान लेते थे, कभी वीपी सिंह को मान लेते थे, कभी मुलायम या लालू को भी अपना नेता मानते रहे हैं। तो अब पिछले दिनों में मुस्लिम वोटों में एक उनके एटीट्यूड में एकदम मेरे को बदलाव दिख रहा है। क्योंकि आजमगढ़ में ऐसा कोई नहीं मान के चल रहा था कि जो गुड्डू जमाली साहब हैं वो जीत रहे हैं। सबको मालूम था वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी लगभग 2 लाख वोटों का मिलना ये दर्शाता है कि वहां के मुस्लिम ने कह दिया भाई हम तो अपने मुस्लिम बिरादर को ही वोट देंगे चाहे वो जीते या हारे। इसी तरह से पंजाब में आप बाद में जिक्र करना चाहते हैं, लेकिन सिमरनजीत सिंह के जो मान की जो वोट मिले हैं वो ये दिखाता है कि वहां पे कट्टरपंथियों ने वोट दिए सिमरनजीत सिंह मान को। क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान खुल्लम खुल्ला खालिस्तान की बात करते हैं, खुल्लम खुल्ला वो जो भी हुआ था 84 में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और भिंडरवाला था, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उसको पंजाब के लोगों को वोट देना। तो मेरा मतलब जो ऑब्जर्वेशन वो ये है कि इस देश में जो सिख है वो कट्टर सिख होता जा रहा है, कम्युनल होता जा रहा है। जो मुस्लिम है वो कम्युनल होता जा रहा है। और हिंदू में तो कम्युनलाइजेशन की बीजेपी ने शुरू से चला ही रखा है। तो ये देश के लिए आगे चल करके खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर सब कम्युनल हो जाएंगे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये देश जो है 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में गृह युद्ध की तरफ जा सकता है, जो मुझे लग रहा है। मैं इस चीज को लेकर बड़ी चिंता अपने बांटना चाहता आप तीनों के साथ। जी बिल्कुल, चिंता जायज है आपकी। जिस पैटर्न पर राजनीति आ गई है, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, शायद आप मेरे साथ थे उस दिन। वोटर, दरअसल पहले क्या होता था कि आप वोट देते थे एक पार्टी को लेकर उसके सपोर्टर नहीं होते थे, कभी इस पार्टी को उस पार्टी को। आज स्थिति ये है कि वोटर जो है वो सपोर्टर हो गया। तो वो जाहिर सी बात है एक नई एक चैलेंज है आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में किसी भी पार्टी के लिए या नॉन बीजेपी पार्टीज के लिए। ये है वास्तव में। हरिकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाकी तो सारी चीज है, आपने परसेंटेज की बात की तो उसी परसेंटेज में बंदरबाट हुआ है। दूसरी बात एक निकल के आई कि साहब ओबीसी है, वो चीज है। तो साहब कहाँ किस किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी चुनाव लड़ेगी? सब पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी बात है, एक चीज मैं नए पक्ष पाना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव को कितने चुनाव किए? 2017, 2019, 2022, 3 चुनाव अखिलेश की असफलता। इस मुगालते में कि साहब फूल के कुप्पा मैंने तब भी कही थी जब पिछले चुनाव और आपसे मेरी पर्सनल लेवल में बात हुई है, हमारी आपकी चर्चा भी हुई है कि परसेंटेज बढ़ गया 1%, 5%, 4%। अब उसको बैठ के घर में किस्सा कहानी सुने जाओ या खुश रहो, अलग चीज है। लेकिन 3 चुनाव अखिलेश यादव हार गए हैं। ये तीसरा उपचुनाव है, लेकिन 2 आम चुनाव और ये अब उपचुनाव हार गए हैं। और ऐसी सीट पर हारे हैं, रामपुर जाति जो आपका कास्मेटिक है उसके लिहाज से, और आजमगढ़। मायावती का कैंडिडेट को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। इस इक्वेशन को समझने की जरूरत है। और ये इक्वेशन बनती है या आगे बढ़ती है तो अखिलेश यादव के पास कितना बचेगा और क्या बचेगा, ये चिंता का सबब उनके लिए होना चाहिए। उनको है नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक नई इक्वेशन है, दलित मुस्लिम। राहुल, मुद्दा ये है ना कि जो अखिलेश यादव हैं, जो राहुल गांधी हैं,
जो बाकी नेता हैं अदर पार्टी के, विपक्ष के, खुद मायावती हैं, इन लोगों की समस्या क्या खड़ी हुई पड़ी है कि ये पूरी पार्टी के एकमेव नेता हैं, मतलब एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड जैसा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये अपनी कंपनी है, उस कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी में जैसे चाहेंगे वैसे कर रहे हैं। इनको पार्टी की दिशा दशा और जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी जो जरूरत है उस पर काम नहीं करना है। क्या है कि भाई आप इम्पोर्टेंट हैं, माना, आप अध्यक्ष हैं, आप सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, माना, लेकिन पार्टी में और भी टीम मेंबर होते हैं और किसी दल विशेष से अगर लड़ाई हो रही है तो दल की दल विशेष से ही लड़ाई होगी। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दल लड़ रहा है तो उस दल के विरुद्ध तो दल ही लड़ेगा ना, कोई एक व्यक्ति तो लड़ेगा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी दल से आप लड़ने जा रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करिएगा, बस एक सेकंड के लिए। ठीक है राहुल, मैं फिर से बात बोल रहा हूं कि जैसे क्या है, दल विशेष की लड़ाई हो रही है तो दल की दल से लड़ाई हो रही है, टीम को टीम से लड़ना पड़ेगा, तो आपको टीम मेंबर चाहिए, आप अकेले लड़ नहीं सकते हैं। और सिंगल मैन पार्टी क्या है ना कि आप ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब फील्ड में उतरती है तो किस लाव लश्कर के साथ उतरती है ये जानना बहुत जरूरी है। आप सोचिए ना कि किसी भी एक छोटे से चुनाव के लिए उनके सारे बड़े चेहरे फील्ड में उतर आते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि या तो आप ममता बनर्जी हो जाइए इतने ताकतवर, या फिर आप केजरीवाल हो जाइए, तो भी बात समझ में आती है। नहीं तो अगर आप जो हैं उसकी स्ट्रेंथ पे अगर लड़ रहे हैं और आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मुख्य बात यही है कि आपको कुछ अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अगर आप याद करिए 2022 का जब इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, अखिलेश यादव रिगरस फील्डिंग कर रहे थे, हर जगह दौड़ रहे थे, लेकिन नहीं दौड़ रहे थे कौन? तो उनके टीम मेंबर नहीं दौड़ रहे थे। शिवपाल सिंह, आजम खान, तमाम जो उनके भीतर के लोग नाम हैं, आप जयाप्रदा को तो उतार रहे हैं, सॉरी जया भादुड़ी को एक जगह भेज रहे हैं, आप अपनी वाइफ को भेज रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी टीम की एक स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हैं। आपके प्रवक्ता, आपके नेता, जितने भी ये चेहरे हैं, कोई कम नेता नहीं है सपा में भी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको हर जगह मूव करना चाहिए। एक स्टार ये जरा ये थोड़ा हरकेश आप ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा, थोड़ा साफ कीजिएगा। ये जो टीम मेंबर्स की आप बात कर रहे हैं, ये क्या दौड़ खुद ही दौड़ या उनको कहते हैं आप क्या बोलते हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे रहो? हाँ, उनका कहने का मतलब ये है कि उनको भरोसा नहीं जताते हैं वो, और वो किसी को लायबिलिटी, जैसे क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। हम सब जानते हैं कि भाई आप केंद्रीकृत अगर पावर लगा रहे हैं, उस पावर को डेलीगेट करना होता है, बांटना होता है कि भाई आप ये पावर लीजिए और आप जाइए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। सेम अगर आजमगढ़ में इन्होंने 10 विधायकों को बुलाया होता, सपा के है ना 10 विधायक, यानी 5 विधानसभा में 2-2 विधायक लगातार प्रचार कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बहुत सीधी सपाट लाइन है। आपके आजमगढ़ में 10 विधानसभाएं हैं, 10 विधानसभा के विधायक आपके हैं, आप 2-2 विधायकों को खड़ा करते कि एक विधानसभा में छान मारो, एकदम दौड़ो। क्यों नहीं दौड़े? और मैं कह रहा हूं कि अगले 3 दिन या 2 दिन अखिलेश यादव खुद पहुंचे होते। आप याद करिए बनारस में कैसे मोदी 4-4 दिन तक रुके हुए थे, कैसे उन्होंने प्रचार किया था। अगर आप नरेंद्र मोदी के बराबर भी खड़ा होना चाहते हैं तो आपको एटीट्यूड में बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। अंत में क्या होता है कि जब मार्जिनल हार जीत होने लगती है, उसमें आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घपला किया और काम कर दिया। सेम हुआ विधानसभा में, 40 से 45 सीटों में 200 वोट से लेकर के 5000 वोट का मार्जिन रहा। अब ये मार्जिन इस वजह से आया कि बीजेपी ने कोई घपलेबाजी की, या इस वजह से आया कि आपने उस पर कोई खास मेहनत नहीं की? आप समझिए, सारी विधानसभाओं की एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट बना करके आप रखते होंगे, कहां पर हम वीक पढ़ सकते हैं, कहां पे मजबूत पढ़ सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं ना है, सारी पार्टियां यही करती हैं, आप भी ये करते होंगे, आपके पास भी होमवर्क होगा। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि किसी को भी जीतने और हारने के लिए ये बेहद जरूरी। अव्वल जैसे कहा गया कि विधानसभा में अखिलेश ने बहुत काम किया, तो जितना काम किया उस हिसाब से 125 सीटें आ गई।
ओरिजिनली उनको आना चाहिए था 250 आने के लिए जो मेहनत चाहिए थी वो आपने नहीं की। तो सीधा सा फंडा है ना, सेम हो गया ना कि भाई धर्मेंद्र यादव हारे क्यों, क्योंकि अखिलेश ने वहां जाके कुछ काम नहीं किया। ये वही बात हुई ना कि रोटी जली क्यों, तवे पे पलटी नहीं गई। जब पलटी ही नहीं गई तो जलेगी ही, और जल गई। तो इसमें अब समस्या क्या है? समस्या यही है कि अखिलेश यादव को जिस स्ट्रेटजी के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों अखिलेश यादव घर में बैठ करके केवल थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं लोगों की एक टीम गठित करते हैं, क्यों नहीं फोर्स उतारते हैं, क्यों नहीं सबको फील्ड में जाकर के जमाते हैं कि भाई चलो लड़ना है, कायदे से लड़ना है, जोश बढ़ रहा है। 125 सीटें कम नहीं होती विधानसभा की। किसी भी पार्टी की बड़ी पार्टी के चेहरे के रूप में देखिएगा तो पूरे स्टेट में तो 100 सीटों की विधानसभाएं हैं, 100 सीट से ज्यादा विधानसभा नहीं है, और आपके पास विधायक दल में 110 विधायक है। तो आप समझिए ना कि आप ठीक ठाक बड़ी पार्टी है आप। तो इस स्तर पे समझ करके भी उसको लड़ने के लिए भी जरूरत पड़ती है। मेरा यही मानना है अखिलेश। राहुल ठीक है, आपने कहावत का जिक्र किया रोटी वाला, तो एक और कहावत है ना, छुरा खरबूजे में लगे या खरबूजा छुरे में गिरे तो कटना खरबूजा ही है। तो वो स्थिति अखिलेश यादव की है। चुनाव जीते या चुनाव हारे तो बात अखिलेश यादव पे ही आनी है। श्रीकांत सक्सेना जी अनम्यूट कर लीजिए। शिवपाल यादव का जिक्र आया है इसमें। लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनकी गलवैया बीजेपी के साथ चल रही हैं या बीजेपी के पर्दे के पीछे उनका एक अपना कहीं ना कोई अलाइनमेंट है। और यहां तक बात उठी जिस तरह से आजम खान की रिहाई हुई है, यह भी कहा जाता है कि कथित तौर पे के साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, तो इसलिए आजम खान थोड़ा सा उन्होंने अपना अंदाज बदला या थोड़ा थोड़ा बदले नजर आते हैं। यह कह सकते हैं कैंडिडेट भी जो बदलना पड़ा है रामपुर का। और आजमगढ़ की बात करें तो वहां सीधा, चूंकि वो उनकी एक तरह से कह सकते हैं पारिवारिक सीट थी। हरिकेश कुमार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपना तौर तरीका नहीं बदला है, वो यकीन किसी पे नहीं कर पा रहे हैं। शिवपाल यादव इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरा अपनी व्यक्तिगत समझ है। देखिए, पिछले चुनाव में भी अगर कहीं नुकसान हुआ है, हरिकेश ने कहा कि साहब काम मतलब उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब रथ में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पास बैठे हुए थे और जब पीछे उस रेस्ट पे हाथ रख के जब शिवपाल यादव खड़े हुए थे, तो वहीं से जो था मैसेज कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के समर्थकों को इनडायरेक्टली चला गया था कि भाई हमारे नेता की, क्योंकि कैडर में पकड़ है उनकी पुरानी, क्योंकि कई दशकों से उनके साथ वो जूझते रहे हैं। तो इस भी अभी भी आप जानते हैं कि उपचुनाव से पहले जिस तरह से कि भाषावली बीच बीच में बदली गई है, उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव भी हैं। तो क्या शिवपाल यादव वाला फैक्टर है? मुस्लिम उधर चटक गए, बहन जी की रणनीति, मुस्लिम को कैंडिडेट दिया, और यादव चूंकि जो भी शिवपाल यादव के हैं, देखिए ये निर्विवाद रूप से कि कैडर पे जो पारंपरिक कैडर है उस पर पकड़, अगर ये नए अगर छोड़ दे नई जमात, अब वो कितनी जमीन पे पकड़ है आप भी जानते हैं। तो क्या शिवपाल यादव फैक्टर भी जिस वजह से बीजेपी वहां डोरे डाल रही है, तो वही एक चीज एक उसका कैसे टेलर दिखाई दिया है? राहुल जी, मुझे लगता है बेशक है, वो एक बड़ा फैक्टर है। और पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एकदम इमीडिएट फैक्टर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये इशू अभी 10-15 दिन में या 1 महीने में शुरू हुए हों। समाजवादी पार्टी के जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बहुत लंबे समय तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, अभी ताज़ा बात नहीं है वो। ख़ासतौर पे ये चाचा भतीजे की लड़ाई के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी लंबे समय तक से आ रहे हैं उसमें सामने। और ये अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूपी असेंबली के जो कार्यवाही थी, तो उसमें दोनों के एटीट्यूड में, भाषा में, और एक तरीके से कई बार अखिलेश अपना आपा खो बैठ रहे थे जिस समय, तो उस वक्त शिवपाल का से जो एक्सपेक्टेड था उसके उलट उन्होंने अपनी रिएक्शंस दी। और भी एक नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है कि भले ही किसी के बहुत तैयारी करने पर, या हो सकता है मुलायम सिंह जी की भूमिका पर के बाद में एक किसी इमीडिएट ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए साथ साथ चल पड़े हों, पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये पुराना है, नया नहीं है, और उसका असर ये हो सकता है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि शिवपाल के साथ और अखिलेश की जो इक्वेशन कभी भी सहज नहीं हो पाई है बहुत लंबे समय से। ये कोई इस चुनाव की बात नहीं है, इससे पहले लंबे समय से सहज इक्वेशन नहीं है, इसका रिफ्लेक्शन तो होना ही है। और ये भी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ जो डॉक्टर अनिल यादव जी ने कहा ना, एक पार्टी पूरी तैयारी के साथ में बूथ लेवल से
और प्रत्याशी को डिसाइड करने में छोटे से छोटे पूरी तैयारी के साथ में आ रही है, और दूसरी लास्ट मिनट तक डिसाइड नहीं कर पा रही है, आधे अधूरे मन से प्रचार कर रही है या फिर जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो ये जो परिणाम आए हैं उस पर लेके बहुत ज़्यादा वो करने की नहीं है, ये वाज ऑल एक्सपेक्टेड। ये जो कुनवा है मुलायम सिंह जी का, वो काफ़ी दिनों से उसमें बहुत शोर मच रहा है, और जब चुनाव आते हैं तो एक अस्थाई ट्रूस जैसा होता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर आपको इतने बड़े देश के सबसे बड़े सूबे पे हुकूमत का दावा करना है, तो जो तैयारियां चाहिए, जो कहिए कि सांगठनिक क्षमता होती है, ऑर्गेनाइजेशन पावर होती है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। एक आदमी 18 घंटे 17 घंटे काम कर रहा है, छोटी से छोटी बात पे नज़र रख रहा है, और दूसरा अगर तो उस तरफ अगर बहुत लैकेडाइसिकल एटीट्यूड होगा और अपने परिवार में भी टूटन होगी, तो जाहिर है कि उसके परिणाम वैसे ही निकलेंगे जैसे क्या है, कोई नथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, ये तो लग रहा था। ये ठीक था कि वहाँ पे ये दोनों जो गढ़ थे, मैं इस बात में ज़रूर सहमत हूँ कि ये आजमगढ़ और रामपुर दोनों समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत गढ़ थे, और वो वहाँ पर उनके कैंडिडेट्स का हारना एक बड़ी वो है बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वहाँ समाजवादी पार्टी जीतती रही है, और उसके ऑब्वियस रीजन से एक तरफ उनका बहुत मजबूत सुतून आजम खां थे। आजम खां भी इतने लंबे समय तक जेल में रह के, और उनकी भी जो नाराजगी वगैरह की कितनी खबरें आती रहीं, कितनी उसने तैयारी के साथ में ये लोग चुनाव में उतरे थे, वी डू नॉट नो। लेकिन ये है कि ये दोनों बहुत बड़ी किले थे समाजवादी पार्टी के, और इन दोनों से को उनसे छीन लेना ये एक बड़ी बात है मेरा। जी राहुल जी। हाँ, मुझे राहुल जी यही कहना था कि ये जो परिणाम आए हैं वो बहुत अप्रत्याशित नहीं है, ये सही है। और ये भी नहीं है कि 10-5 दिन या 15 दिन या 1 महीने का की कलह का परिणाम हो। ये कलह बहुत लंबे समय से चल रही है, अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होता ही रहेगा आगे तक इनके। ठीक है। डॉक्टर यादव, इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, जिस तरह से इस बार चुनाव में जो ये 2 सीटें हैं, क्योंकि ज्यादा फोकस पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा राज्य है, जो राजनीति हिंदुस्तान की आप जानते हैं, कहते हैं दिल्ली का रास्ता। हाँ राहुल जी, क्या अपना सवाल रिपीट कर दीजिए राहुल जी, वो शायद आवाज ठीक से नहीं आई। ठीक है। डॉक्टर यादव एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया मैंने अनम्यूट। डॉक्टर अनिल यादव अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे चुनाव में एक चीज देखें तो एक चीज बड़ी साफ नजर आई है, जिस तरह से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हारा है। ये कह सकते हैं कि मायावती की रणनीति, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको एक मायावती को, हाँ, मैं सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मायावती ने आजमगढ़ में, जिस तरह से मायावती ने आजमगढ़ में मुस्लिम कैंडिडेट को उतार के जो डेंट मारा है, समाजवादी मतलब समाजवादी का जो कोर वोट बैंक है, जो एमआई वाला, यादव कुछ बीजेपी, क्योंकि लगातार यादव छिटक रहे हैं, पिछले चुनाव में भी बात करें तो 50% के आसपास से यादव बीजेपी में गया था, तो अब तो हराना जो माई कार्ड था वो तो फेल हुआ ही है 2 चुनावों पिछले। साथ ही साथ जो रणनीति अखिलेश यादव की होती, जितना वो सोच पाते हैं, जिस पर वो काम कर रहे हैं, बीजेपी का तो बड़ा आसान गेम है। बहन जी तो जो कि बैटिंग पर्दे के पीछे कर रही है। अगर आपको याद हो ना, टेनिस की भाषा में कहते हैं नॉन प्लेइंग कैप्टन। कैप्टन बाकी तो होता है, लेकिन टेनिस में हुआ करते, जब अमृतराज बंधु खेला करते, रमेश कृष्णन खेला करते थे, तो एक अमृतराज बाहर बैठा करते, कैप्टन हुआ करते थे। तो बहन जी नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका में हराने के लिए, तो ये तो बड़ा अखिलेश के लिए तो दिक्कत, चैलेंज बहुत बढ़ गया। करना क्या है, एक मुस्लिम लाना है, या कहीं पे पंडित जी बैठाने, कहीं एक ठाकुर साहब बैठाने? नहीं राहुल जी, होता क्या है कि ईर्ष्या एक ना जो बहुत बुरी चीज होती है, वो आदमी को बर्बाद कर देती है। तो ऐसे एक साहब थे, किसी गांव में रहते थे, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने भगवान की खूब तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, कि जो उसने कहा जी मुझे कोई ये वरदान दे दो जो मैं मांगू मुझे मिल जाए। तो भगवान जी बोले कि मिल तो आपको जाएगा, लेकिन आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा, जो आप मांगोगे आपके पड़ोसी को उसका डबल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने वरदान क्या मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी बेचारा अंधा हो गया, उसकी दोनों आंख फूट गई। और भाई मेरे मकान के आगे एक 5 फुट का गड्ढा खुद जाए,
वो 10 फुट का हो गया। तो मायावती जी की जो पॉलिटिक्स है, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि उन पे किसी किस्म का दबाव है, ईडी का है, सीबीआई का है, इनकम टैक्स का है, राम जाने, एक ये चर्चा चलती है। दूसरी बात ये है कि उनको बहुत पहले से समाजवादी पार्टी से और अखिलेश से ईर्ष्या है, ये सब जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, सबने अखबारों में भी छपी थी, सबने सुनी थी कि जहां बसपा नहीं जीत रही वहां समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वोट दीजिए। तो बहन जी तो किसी ना किसी तरह से, जिसको कहते हैं, एक काम कर ही रही हैं। दूसरी तरफ हमारे ओवैसी साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी से जो है, जो मुस्लिम तबका है उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज तो देखिए चलेगी, लेकिन अगर इन चीजों को लेकर के अखिलेश ये सोचेगा जी मेरे को मायावती ने हरवा दिया। अब ये गुड्डू जमाली साहब क्या हैं, ये पहले आज से 3-4 महीने पहले तक तो ये समाजवादी पार्टी में थे, ये समाजवादी पार्टी की टिकट मांगते थे, टिकट नहीं मिली तो अच्छा आए बसपा से थे, टिकट नहीं मिली तो ये ओवैसी साहब की टिकट लेके लड़ गए, वो उसमें चुनाव में हार गए फिर ये, और अब ये फिर बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ लिए। तो ये आप देखिए कि पूरा का पूरा एक जिसको कहे साजिश है। और ठीक है, लड़ाई में व्यू रचना जिसको कहो या साजिश कहो या रणनीति कहो, ये सब चीजें होती हैं और होनी भी चाहिए, उसके लिए कौन मना करता है। तो मायावती जी का तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। अब वो करते करते इस काम को करते करते 2 विधानसभा की सीटों पे अखिलेश के तो चैलेंज बहुत बढ़ जाएगा ना। नेशनल पार्टी होती थी, तीसरे नंबर की देश की पार्टी होती थी, अब उसके पास सिर्फ 2 विधायक रह गए। तो वो तो राजा भैया के पास भी है 2 विधायक। तो ये स्थिति है मायावती जी की। मायावती क्या चल रही है वो चलता रहेगा, लेकिन अब जो बात ये है कि आधे मन से कोई काम होता नहीं। पिछले दिनों एक अखबार पुस्तक आई थी, पूरे दुनिया में उसकी बड़ी चर्चा रही और मशहूर हुई। उसका नाम था, हेडिंग था 10x फैक्टर। वो ये कहता है कि कामयाबी अगर आपको करनी है तो जितनी आपको लगता है ना कि मुझे इतनी ताकत लगाने की जरूरत है, उससे 10 गुना ताकत लगाओ, उससे 10 गुना संसाधन लगाने के लिए तैयार रहो, एफर्ट करो, एक्शन करो, थॉट करो 10 गुना। तो बीजेपी जो है वो 10x फैक्टर के साथ करती है, हर लेवल पे काम करती है, थॉट में हो, एक्शन में हो, वोटर लिस्ट में हो, वोटिंग वाले दिन वोट डलवाने में हो अपने वोटों को। तो अब ऐसी पार्टी के साथ आपका मुकाबला हो रहा है तो आप लेड बैक एटीट्यूड घर में तकिए पे सर रख करके और अपने जो यसमैन से घिर करके, और राम गोपाल यादव जी मुख्य सलाहकार है, उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने जमीनी चुनाव लड़ा है पंचायत का भी, वो हमेशा राज्यसभा में आते रहे, उनको जमीनी सच्चाई से कितना है। मैं ये सारी बातें कहना नहीं चाहता, अजीब सी लगती हैं, लेकिन ये फैक्ट है। जो सलाहकार हैं अखिलेश जी के, वो भी सारे उसी तरह के लोग हैं जिन्होंने जमीन पे ज्यादा काम नहीं कर रखा, तो उसमें रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। वो एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। तो अगर अखिलेश जी इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो आगे भी परिणाम ऐसे ही आते रहेंगे, और ये जो ज्यादा समय नहीं लगेगा इनको भी मायावती जी के लेवल पे पहुंचने में, बहुत जल्दी बदलाव आते हैं। तो इनको कोई रिवोल्यूशनरी रेडिकल चेंज लाना चाहिए अपने कार्य प्रणाली में। जी राहुल जी। बिल्कुल। किसी भी हरिकेश भाई, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए 3 चुनाव हारना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी का अलग चीज है, बट क्षेत्रीय पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि वो लगातार सर्वाइव करें, वो भी तब जबकि मोदी शाह के युग में चुनाव सिर्फ वोट डालने वाले या गिनती वाले नहीं है, युद्ध हैं, अघोषित युद्ध की तरह चुनाव होते हैं। आम चुनाव छोड़ दिए, एक उपचुनाव के लिए इतनी बड़ी मेहनत की जाती है, बाकायदा सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल आपके, और साथ में संघ का उनके पास नेटवर्क पूरा होता है, तो इस लेवल पर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ स्थिति ये है कि बाकी तो छोड़िए, जात धर्म वाला मामला घर संभल नहीं पा रहा है, चटाई टैकल नहीं हो पा रहे हैं, खैर ये बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि उसके बाद फिर मैं पंजाब पे आऊंगा। एक तो ये चीज थी जो मायावती वाला सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया था, बड़ी आसान काट है हराने के लिए। मायावती अपने, देखिए उनका जो अपना कोर वोट बैंक है वो तो सॉलिड है, वो कहीं नहीं हिल रहा है, वो चुनाव लगातार बता रहे हैं, उसमें मुश्किल से 1% का या 1.5% का फर्क आया है। तो उसके प्लस, और जिस जाति का जहां बोलबाला आप उसको दे दो, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें अखिलेश यादव को होने वाली है। सीट कम से कम दोनों बता रही है। एक चीज दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि अगर जो भी माई समीकरण था, संबंध लोगों के मुलायम सिंह से थे, सीधे संबंध थे लोगों से। मुलायम सिंह अब सीन में नहीं है,
अखिलेश से किसका जुड़ाव है? अखिलेश से या तो जुड़ाव उनका जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले हैं, जो फेसबुक के टाइप में आता है। जितने भी नवरत्न अखिलेश यादव के हैं, अभी चुनाव हुए थे सब हार गए। अनुराग भदौरिया चुनाव हारे, सुनील साजन चुनाव हारे, और एक का तो खैर वो पहले हो गया था। तो इस तरह से इस हालत में, और जब ये स्थिति अब आ गई है, तो ऑप्शन क्या बचता है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज निकल कर आ रही है, जो कोर वोट बैंक है जिस हम माई का जिक्र करते हैं, उनके संबंध मुलायम सिंह यादव से थे। अखिलेश से वो इंटीमेसी नहीं है, वो प्रॉक्सिमिटी नहीं है। और स्थिति अब तो ये आ गई, चूंकि अखिलेश यादव अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मुस्लिम को साथ खड़ा करने से परहेज करते हैं। असल में क्या है ना, या मुस्लिम के करीब दिखना नहीं चाहते। एक लाइन राहुल बहुत स्पष्ट ही है कि वो सामने आते भी नहीं और साथ छिपते भी नहीं। क्या है ना कि आप जब लड़ रहे हैं तो आप खुलकर लड़िए, और नहीं तो फिर लड़ने का ढोंग मत करिए। ये दो चीजें हैं। लड़ने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आप सारे साम दाम दंड भेद सब लगा लीजिए, लड़िए। क्योंकि पिछले 2014 से हम लोग लगातार यही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई एक पॉइंट भी छोड़ते नहीं है। पहले वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, उस पर लड़ते हैं, फिर कैंडिडेट पर मेहनत करते हैं। कैंडिडेट की बात इसलिए मैंने कही कि गुड्डू जमाली का 2 लाख से ऊपर का वोट और धर्मेंद्र यादव का खुद का 3 लाख का वोट, 5 लाख वोट। यानी अगर गुड्डू जमाली को आपने टिकट दिया होता तो कहानी कहीं होती, सीधे 4.5 लाख 5 लाख वोट पहुंचता और आप आराम से क्लीन कर ले जाते। ये हम लोग इलेक्शन के बाद डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले हो सकता है गुड्डू जमाली को मिलता, फिर कहीं कुछ गड़बड़ होती, क्योंकि अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलते कि आप जाके मिले नहीं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि कैंडिडेट चुनने के बाद फिर उस पर वर्क, वो भी गायब। फिर अपना स्पेशल एफर्ट, वो भी गायब। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर के मुस्लिमों से यही कहना कम से कम कि बुलडोजर जो जो कर रहा है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अगर ये भी स्वीकार्यता आप दे देते एक बार और जाके बोल देते। असली डर वही था, असली डर यही था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के कैसे कहेंगे कि बीते दिनों में विधानसभा में बुलडोजर को लेकर के हमने कोई विरोध दर्ज नहीं किया, बड़ा विरोध दर्ज नहीं किया, और वो उनके से वोट कैसे मांगे। समस्या तो है, बहुत सीधी सपाट सी बात है कि किसी के सपोर्ट में अगर आप खड़े नहीं हुए हैं तो 2 नुकसान होता है। अगर उसके सामने जाएंगे तो उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर उसकी नाराजगी आप झेलते हैं तो आपको मन को खट्टा करना पड़ेगा। मेरा बहुत सीधा सा फंडा है कि भाई अगर आपको हार मिलनी ही थी तो एक बार आप चले भी गए होते ना। हो सकता है कि 20% वोट और खसक के आपके पास आ गया होता। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मन से माफ किया होता, हाँ बात तो सही है, परेशानी का विषय है, चलो इनकी तरफ फिर से जाते हैं। अभी इधर गुड्डू जमाली बांट ले गए अपना वोट, मायावती अपना जो काम कर रही है वो कर ही नहीं है। अब मायावती का रुख तो आपको याद ही होगा, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय जिस तरीके का गठजोड़ किया था उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था कि खुद मायावती तो 10 सांसद लेकर आ गई और आप कहां चले गए? आपको पाना था 25 सांसद, आप तो चले गए 5 पर, और 5 में से ये 2 भी हार गए, बैठ गए 3। कहने का मतलब आपका संसदीय जो ताकत है वो भी खत्म हो गई, और खत्म होना था मायावती को। वो गठजोड़ के समय ही बात हो रही थी कि मायावती से जोड़कर गलती कर रहे हैं। मायावती को तो खत्म होना था, हो जाती, आप उनको भी खत्म होने से बचा लिए और खुद को खत्म कर लिए। वो बहुत बड़ी गलती मानी गई थी उस समय, और ये बात हम सबकी निगाह में है। और क्यों? क्योंकि यादवों में और दलितों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठता है। यादव के नाम सेम चीज हुआ ना इलेक्शन के दौरान। जाट बाहुल्य क्षेत्रों में कहा गया था कि मुस्लिम्स को वोट मत दीजिए, टिकट मत दीजिए, सॉरी। तो आपने क्या किया? मुस्लिम्स को टिकट बांट डाले, जाट उनसे बिदक गए। जाटों को चाहिए था कि हम हैं आपके साथ, लेकिन वोट हमारा होना चाहिए और हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। वहां भी डिफिकल्टी हुई, वो भी गायब हो गया। कहने का मतलब यह है कि पूरी स्ट्रेटेजी की तैयारी कई चरणों में होती है। पहले तैयारी होती है जनसंख्या स्केल पर, फिर तैयारी होती है कैंडिडेट स्केल पर, फिर होती है उसके कैंपेनिंग पर, फिर होती है स्टार प्रचारकों को ले जाके किस किस क्षेत्रों में कहां रोकना है, मनाना। इतनी बात तो हम लोग को समझ में आती है, आपको नहीं समझ में आती है? इतनी बातें तो हम लोग को भी समझ में आती हैं। और उसके बाद खेल हो जाता है 10-5 हजार के वोटों का। तो आप कहां तक लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? ये एकदम रक्त बीज की तरह काम कर रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ताकत है, उसको इस तरीके से समझिएगा कि उसके लिए काली जैसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा, तभी आप कहीं हरा पाएंगे। और ये सारी पार्टियों पर लागू होता है, सिर्फ अखिलेश पर नहीं।
अखिलेश पर भी, कांग्रेस पर भी, मायावती पर भी। जिसको भी अपना अस्तित्व बचाना है उसको उस रूप में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने लड़ने की बात की, क्लैरिटी की बात की। जो आपकी बात का जो सार है वो ये कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो कम से कम इस मामले में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी की व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। वो लड़ते हुए व्यक्तिगत स्तर पर तो कम से कम वो अडिग हैं, लड़ते हुए नजर आ रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी और आरएसएस दोनों के सीधा, जबकि पार्टी का भी कई बार प्रेशर होता है, पार्टी भी कई बार लोग अनमने मन से उसी अनमने के चक्कर में। एक बात और भी बता दूं, जो राहुल का स्टेचर है उसको अखिलेश बहुत प्रयास भी करेंगे ना तो मिलना मुश्किल है। पूरे देश में जो नहीं, राहुल लेकिन गांधी उत्तर का प्रदेश चेहरा स्तर है, पे तो हरिकेश भाई हम बता उत्तर रहे हैं, प्रदेश राहुल स्तर गांधी पे का जो अखिलेश चेहरा यादव, है, राहुल गांधी का चेहरा पूरे देश में मान्य है। अखिलेश स्टेट में है तो कम से कम अपने को कद के रूप से तो वैसा उभारो, उतना मुखर विरोधी तो बनो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं भी वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी तो बेरोजगार हैं, वो तो एक सांसद है, पूर्व सांसद है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव भी, अगर वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। कोई ऐसे कोई टाइम पास वाले मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव जमीन से निकले बहुत बड़े नेता रहे, उनके बेटे हैं। और अब उनको कहने में शर्म लगता है, शिवपाल यादव के भतीजे भी हैं। अब वो अलग बात है कि वो चीज को स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन खैर। अब मैं चाहूंगा थोड़ा पंजाब पे आ जाए। श्रीकांत जी, मैंने आपको माफी बीच में रोक दिया, माफी से चाहूंगा कि पंजाब बड़ा सेंसिटिव राज्य है, बॉर्डर स्टेट है हमारा। यादव जी, आपको याद होगा मैंने और इस अपने डिबेट में कहा था कि ये जीत है, रिएक्शन है लोगों का, कांग्रेस की सर्कस और अकाली से जो था, जो लोगों का गुस्सा था कि लगातार जो करप्शन अकाली दल के राज में हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए गया था, मैंने उपचुनाव के लिए लिखा था कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट जो है ये बदल जाएंगे। तो ये तो उपचुनाव में ही श्रीकांत जी, आम आदमी पार्टी को अभी तो हनीमून पीरियड था लोगों के साथ, हनीमून पीरियड में जो था झटका लगा दिया, इसी का नाम पंजाब है। अनम्यूट कर लीजिए। जी जी राहुल जी, मुझे तो ये लगता है कि ये अभी शुरुआत है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और जो एजेंडा लेके आम आदमी पार्टी आई थी कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हम करेंगे और ये चीज़ें ले आएंगे, उनके बहुत बड़े बड़े टारगेट्स उन्होंने लेके गए हैं वो लुभाव ने पंजाब की जनता के पास में। मुझे लगता है कि इतने बड़े राज्य को, वो भी बॉर्डर स्टेट को, में कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और बल्कि इंटेंसिफाई होगा। इसमें लोगों के इंटरेस्ट हैं और कुछ खतरनाक डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं जिसके इंटरनेशनल उसके रेपरकशंस हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये राज्य जो कि बहुत ही सेंसिटिव राज्य है और किसान आंदोलन से भी जो पंजाब का लोकमानस है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ है, उसकी नाराजगी बहुत ज़्यादा है और उसको एले करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, बल्कि जो आश्वासन दिए गए थे उनको भी नहीं पूरा किया गया और जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उसमें जो पंजाब का किसान है उसके हितों को इमीडिएटली अभी नुकसान हुआ है। जो पाबंदियां वगैरह लगाई गई हैं एक्सपोर्ट वगैरह पे, तो उन पे वहाँ का किसान डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है। तो पंजाब में एक तरीके का एलिनेशन है। हो सकता है कि कोशिशें चल रही हों कि भाई इसको कवर अप कैसे किया जाए, और आम आदमी पार्टी के पास में पहली बार एक भरा पूरा राज्य मिला है। मुझे नहीं पता भगवंत मान वो चीफ मिनिस्ट्रियल मटेरियल वो है या नहीं और कितना कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है ये, मामूली चुनौती नहीं है। इसके इंटरनेशनल रेपरकशंस हैं, बॉर्डर स्टेट है, हमारे पास अक्रॉस द रोड जो है वो एक बहुत बड़ा दुश्मन भी हमारे सामने है। तो जो डायनामिज्म, जिससे पहले जो ऋषिकेश जी कह रहे थे ना कि जो डायनामिज्म रिक्वायर्ड होता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ पे नज़र रखना और उसको चेक करना, तो ये जो खेल है शह और मात का, यहाँ ये अभी शुरू हुआ है मुझे लगता है, और ये इंटेंसिफाई होगा। इसके शायद बहुत बड़े रेपरकशंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ये कोई अभी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेती आम आदमी पार्टी, तो इसके कुछ, पंजाब इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ स्टेट, मुझे ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल। जो पीढ़ी हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो या फिर बाकी जो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं,
इसको सवाल तो बाद में लूंगा, लेकिन जानकारी दे रहा हूँ। सिमरनजीत सिंह मान वो हैं जो सांसद जब चुनाव जीते थे, चूंकि एक अपना जो धर्म से जुड़ा हुआ कृपाण होता है, और उसको उनको इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने अपनी शायद संसद सदन में जाने से इनकार कर दिया था। तो ये एक उनका बैकग्राउंड भी है, और पहले भी वो सांसद भी आईपीएस ऑफिसर रहे थे। हैं। और अब इस बार जिस तरह से जिस हालात में, हाँ हाँ, कुछ श्रीकांत जी कुछ बोल रहे हैं प्लीज। सीनियर उन्होंने उसमें उस आंदोलन के समर्थन में, यानी भिंडरावाले के आंदोलन या कहिए प्रो खालिस्तान एटीट्यूड लेते हुए बड़ा कदम उठाया था। और ये प्रो खालिस्तान वाले जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ अपनी ताकत ले रहे हैं इस दौरान। तो ये आपको लगातार नजर रखनी पड़ेगी, उसको कहीं ना कहीं उसको चेक करना पड़ेगा। ये और जिस तरीके जो इक्वेशंस आप में और बीजेपी में है सेंट्रल लेवल पे, दिल्ली में, तो उसमें ये चीजें मुश्किल होने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो मैं यादव जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जिस तरह सिमरनजीत सिंह मान जीते हैं, एक बड़ी चीज है, हालांकि कांग्रेस की जमानत तो जब्त हुई है, लेकिन कांग्रेस मतलब वो स्थिति नहीं जो दिल्ली वाली है कि राजेंद्र नगर में चुनाव हुए थे, 2000 वोट बमुश्किल मिल पाए हैं। तो वो स्थिति नहीं है, वोट अच्छे मतलब जीतने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन वोट फिर भी जो कैडर वोट है उनको मिला है अपना, क्योंकि 80,000 के आसपास वोट वो लाने में सफल रहे। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान जिस तरह जीते हैं, तो क्या पंजाब में कुछ बदलाव हो रहे हैं? क्योंकि जो अकाली दल है उस पर लोगों ने भी एतबार नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस अभी हारी है, तो जाहिर सी बात वो उन पर एतबार करने का मतलब नहीं बनता है। सिमरनजीत सिंह जो ये मान को लोगों ने जिताया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि उनकी बैकग्राउंड और फिर आने वाली भी चीज, क्योंकि हाल में 2-3 घटनाएं पंजाब में हुई थी, मुझे लगता है शायद उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन है। राहुल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये मैंने सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर अकाउंट खोल लिया। इसके बारे में वो खुद क्या लिख रहे हैं अपने बारे में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा संगरूर। दूसरी बात लिखते हैं प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। और तीसरी बात बहुत गौर करने लायक है, स्ट्राइविंग फॉर खालिस्तान, ब्रैकेट में लिखा है सोवरन स्टेट फॉर 6। खुल्लम खुल्ला ट्विटर के ऊपर उन्होंने लिख रखा है कि मैं खालिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, एक सिखों के लिए एक अलग संप्रभुता वाली एक राज्य। तो इस तरह का व्यक्ति का जीतना, देखिए इससे पहले वो एक ही बार जीते थे 1989 में, और बड़े रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, शायद वो मार्जिन आज तक किसी का रहा नहीं इतना जबरदस्त। लेकिन तब जो था ये खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पे चल रहा था, अपने जिसको कहते हैं पीक पे था, तब वो जीते हैं। और उसके बाद वो मुझे नहीं लगता बीच में कभी जीते हैं, उसके बाद वो अभी जीते हैं मेरे ख्याल से तरन तारण से जीते थे एक बार, तरन तारण। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका मतलब ये है, मैं इसको इस चीज से जोड़ कर देख रहा हूँ कि जो खालिस्तान की जो एक वहां पे आंदोलन था, लगभग कहीं ना कहीं लोगों के मनों में वैसी उससे मिलती जुलती भावना इस समय दोबारा से पैदा हो गई है। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और वहां के लोगों का यहाँ से अलाइनेशन होना, पहले ही कश्मीर में काफी अलाइनेशन है, अलगावा है हमारे देश के प्रति, जो सच्चाई है। और अगर पंजाब भी उसमें जुड़ जाता है, दोनों के दोनों पाकिस्तान से लगती स्टेट है। और मैं 1-2 सामाजिक कार्यक्रमों में पहले होके भी आया था पंजाब में, जब चुनाव नहीं थे, मतलब चुनाव से 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने पहले की बात है, जो विधानसभा के चुनाव से। तो मैं 3-4 जिलों में गया था, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर। लोगों में जमकर गुस्सा था, और मोदी जी के नाम को तो सुनने को वहां का आदमी तैयार ही नहीं था। तो किसान लोग हैं। अब चीज ये है कि पंजाब का बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, उसका औद्योगिकरण भी नहीं हुआ। सरकार ने, भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के बम्बार्डमेंट ना हो जाए, कोई तोप के रेंज में, अमृतसर तो जैसे तोप की रेंज में ही आ जाता है, 20-30 किलोमीटर तक तोप की मार होती है। तो इस तरह उसका औद्योगिकरण भी नहीं हुआ। वहां पे आज भी एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, खेती है या खेती से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या बीच में आड़ती हैं, ये इस तरह की चीज है।
और वहां का नौजवान का पहला ही सपना ये होता है कि किसी तरह यहां से निकल के या तो कनाडा चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो जो देश के प्रति लगाव एक समय हम देखते थे पंजाब के लोगों का, वो फौज में जाने के लिए भगत सिंह उनका एक आइडियल होता था, देश के लिए जान लुटाने की बात करते थे, देश के लिए हॉकी वगैरह में खेला करते थे, वो चीज खत्म हो गई है। नौजवान वहां का पहले ही नशे की गिरफ्त में काफी हद तक आ चुका है, ये सब जानते हैं। तो पंजाब की स्थिति के ऊपर मैं समझता हूँ हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट भी है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो किसान का जो आंदोलन है, अगर किसानों का आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, किसानों को ये लगा कि भाई उनकी जो चीजें हैं, जैसे वहां लोग कहते हैं अंबानी अदानी को बेचा जा रहा है जी किसानी भी, तो इसके बड़े घातक दूरगामी परिणाम होंगे। तो केंद्र सरकार को इन चीजों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमारे देश के भविष्य को देखते हुए। मैं इस चीज पंजाब को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। और ये जो रिजल्ट आया, मैंने पहले भी अपना शुरू के वक्तव्य में बोला था, सिमरनजीत सिंह मान का जीतना, मतलब वो तो एक फ्रिंज एलिमेंट हो गया था, उस जमानतें जब्त हो जाती थी पीछे, उस 30 साल ये माहौल रहा है कि वो जीत नहीं पाता था विधानसभा भी, उसके बंदे नहीं जीत पाते थे। अब वो लोकसभा जैसी बड़ी सीट जिसपे आपका जो है मुख्यमंत्री जीता हुआ था, और जो मुख्यमंत्री उस जिताने के लिए अपने कैंडिडेट को काम कर रहा था, और जो कैंडिडेट भी जो आम आदमी पार्टी का था, मेरा ख्याल नाम गुरमेल सिंह था, वो एक बहुत ही स्वच्छ छुए का आदमी है, उसको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं वहां, मतलब संत की तरह माना जाता है। उसके बावजूद उसको हरा देना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी भावनाएं जो है वहां पे आप वो जी जी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो ध्यान अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब फुल फ्लेज एक स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और मुमकिन का काम है इसमें, क्योंकि इसमें आईबी का, रॉ का, हाँ, और इन सब चीजों का बहुत बड़ा वो है। केंद्र सरकार जब तक, और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर चलना पड़ेगा लेकिन केंद्र के साथ, लेकिन डायरेक्टली चूंकि डायरेक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, तो कैंडिडेट नहीं आ रहा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की छोड़ी हुई सीट थी, तो मुख्यमंत्री को कह सकते हैं आप हराया, या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी हराया, क्योंकि वो भी उनका मेन जो स्टार थे वही थे, क्योंकि भगवंत मान तो खिड़की में सामने टंगे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मुख्य जो फेस थे उनके वही थे। तो सोचने की या ध्यान देने की जरूरत तो अरविंद केजरीवाल को है, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से, बल्कि पंजाब का जो एक वो सेंसिटिव स्टेट है वहां का, उस लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनके पास अनुभव है, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार कहते हैं कथित तौर पर चुनाव हो रहे हैं, तो इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। देश को जो भी देश से प्रेम करते हैं, चाहे वो केरल का रहने वाला आम नागरिक है, उसको भी सोचने की जरूरत है कि पंजाब में क्या हो रहा है। पूरे देश के सभी नागरिकों को सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो उपचुनाव के नतीजे हैं, तो अखिलेश यादव को भी बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक नहीं दो 2017 के चुनाव में मुंह की खाई है, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे, उसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो हारे थे। जो एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव कर सकते हैं वो कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सफलता हाथ नहीं लगी, उसके बाद सपा बसपा का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसमें भी उन्होंने मुंह की खाई थी, फायदा हालांकि तुलनात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी का हुआ था। और सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव इसके अलावा सोच क्या सकते हैं, इसके अलावा कर क्या सकते हैं, जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर चुके हैं, नतीजा हाथ में नहीं आया था। बचा कुचा कुल जमा जो उनकी राजनीतिक जो भी उनका एक जोड़ गणित है, उसमें माई जो मुस्लिम यादव समीकरण है, अब वो भी उसकी, हालांकि वो इन दोनों चुनावों में उसको मात मिली थी, लेकिन अब तो उस पर भी एक सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से मायावती और बीजेपी के अलाइनमेंट है, तो जैसे माई है तो एक तरह से कह सकते हैं ना बीएम या एमबी, बीजेपी मायावती, आजमगढ़ में जिस तरह से हार मिली है, तो ये बहुत बड़े सवाल अखिलेश यादव के चैलेंजेस वैसे ही बहुत हैं, उसके लिए कारण जाहिर सी बात है हार या जीत जो भी पार्टी का सदर या सरमाया है उसी के जिम्मे आती है, क्योंकि अखिलेश यादव की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वन मैन शो हैं, चेहरे पे चलती हैं, एक नाम पे चलती हैं, परिवार पे चलती हैं, तो ये सोचना उनको पड़ेगा, क्योंकि उनके पास विरासत बहुत बड़ी है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पिछले 3 दशकों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और राजनीति को अपनी मुट्ठी में उन्होंने रखा है, लेकिन आज उनके जो वारिस हैं राजनीतिक अखिलेश यादव, वो उनके सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ अपने आप को कायम रखना बल्कि जो विरासत मुलायम सिंह यादव की है, और साथ ही साथ जो विपक्ष की राजनीति है, जहां जिस भी प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर अगर कांग्रेस के सवाल खड़े होते हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रही है,
तो वो स्टेट लेवल पे संबंधित पार्टी की भी होती। तो उस लिहाज से अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। चुनाव के नतीजे कम से कम यही बता रहे हैं कि बहुत कठिन है, जो डगर पनघट की तमाम जो है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से नए नवरत्न ढूंढेंगे, और उनका काम है। हमारी एक सीमित भूमिका है जिस पर हम चर्चा की है। हरिकेश चले गए, हरिकेश कुमार सिंह, डॉक्टर अनिल यादव और श्रीकांत सक्सेना, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी तरह से चर्चा और चिंतन किसी मुद्दे पर बदस्तूर मुसलसल कायम रहेगा, जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।